हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गांधीवाद और मार्क्सवाद। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों को मौलिक विचारधारा का प्रवर्तक माना जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के समर्थन में एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करने का दावा किया और पूंजीपतियों के विरुद्ध श्रमिक वर्ग की निर्णायक जीत के उद्देश्य से वर्ग संघर्ष पर आधारित एक पद्धति का प्रतिपादन किया। गांधी जी ने स्वयं किसी नई राजनीतिक विचारधारा के सूत्रपात का दावा भले ही नहीं किया हो, उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण से युक्त सत्य और अहिंसा पर आधारित क्रांतिकारी पद्धति का आविष्कार किया। मार्क्स व गांधी दोनों का लक्ष्य एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है तथा दोनों ही पूंजीवाद और उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के घोर विरोधी हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष सहज ही निकल जाता है कि गांधी जी और मार्क्स के मध्य लक्ष्य की समानता है तथा भिन्नता साधनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में है। गांधी और मार्क्स द्वारा प्रतिपादित आदर्श व्यवस्था में ऊपरी तौर पर प्रतीत होने वाली समानता को इंगित करते हुए टिप्पणी भी की जा सकती है कि गांधीवादी हिंसा विहीन साम्यवाद है, किंतु गांधी व मार्क्स के दर्शन का सूक्ष्म विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि व्यापक प्रश्नों पर दोनों के विचारकों में मत व दृष्टिकोण में गंभीर विभिन्नताएं हैं। गांधी व मार्क्स के वैचारिक आग्रहों की मूल आस्थाएं इतनी भिन्न हैं कि दोनों के मध्य तुलना तात्विक दृष्टि से असंगत लगने लगती है। इस प्रकार दोनों के विचारों में अंतर हमारे निम्न प्रकार है। नंबर 1, व्यक्ति एवं समुदाय में अंतर। व्यक्ति गांधी के दर्शन का केंद्रीय तत्व है। गांधी के दर्शन का साध्य व्यक्ति है। इसके विपरीत मार्क्स व्यक्ति की तुलना में समुदाय की सर्वोपरिता को स्थापित करते हैं। समुदाय को वरीयता देने के क्रम में मार्क्स व्यक्ति के अधिकारों पर समुदाय के बाध्यकारी नियंत्रणों को उचित ठहराते हैं, जबकि गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के आचरण पर उसकी जागृत अंतरात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी बाहरी नियंत्रण अनैतिक है। गांधी जी के अनुसार एक गरिमापूर्ण व्यक्ति अपनी अंतरात्मा व निर्देशन के अधीन समष्टि के हितों में अपने हितों को विलीन कर देने के लिए स्वतः समर्पित हो जाएगा। मार्क्स समष्टि के हितों को सर्वोपरि तो मानते ही हैं, उन्हें सुनिश्चित करने के क्रम में व्यक्ति की नैतिक श्रेष्ठता जैसे विचारों को कोई महत्व नहीं देते। नंबर 2, तत्व ज्ञान में अंतर। गांधी जी के दर्शन की मूल प्रेरणा आध्यात्मिक है। वे आत्म साक्षात्कार को व्यक्ति का चरम श्रेय मानते हैं। लौकिक संस्थाएं और क्रियाकलाप गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। गांधी जी के अनुसार सांसारिक संस्थाएं महत्वपूर्ण तो है ही, किंतु वे स्वयं के लक्ष्य में नहीं हैं, अपितु वे एक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति का सोपान है। मार्क्स अनिवार्यतः भौतिकवादी है। मार्क्स के लिए संसार की भौतिक परिस्थितियों ही अंतिम एवं वास्तविक है। अतः मार्क्स का न तो सत्ता को आध्यात्मिक विश्वास है और न ही वे मानव जीवन के लक्ष्य के संबंध में आध्यात्मिक और नैतिक आग्रहों से प्रेरित है। मार्क्स का लक्ष्य तो एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें भौतिक संसाधनों का समुदाय के हित में न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित हो। भौतिक साधनों का समुदाय में न्याय सम्मत वितरण मार्क्स के अनुसार आदर्श व्यवस्था का अंतिम साध्य है। गांधी जी के अनुसार आर्थिक साधनों का न्याय संगत वितरण व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक प्रतिस्थापित मात्र है। नेक्स्ट है अहिंसा संबंधी अंतर। अहिंसा गांधी जी के दर्शन का केंद्रीय विचार है। वे अहिंसा को व्यक्ति के आचरण की प्रेरक शक्ति और सामाजिक व्यवस्था का शाश्वत आधार
बनाना चाहते हैं। अहिंसा गांधी के मत में एक न्यायसम्मत व्यवस्था का आधारभूत नियम भी है और एक आदर्श व्यवस्था की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की मुख्य साधन भी। मार्क्स का अहिंसा की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता व औचित्य में विश्वास नहीं है। वे तो समस्त व्यवहारिक साधनों द्वारा, जिनमें पूंजी वर्ग के विरुद्ध संगठित हिंसा का प्रयोग प्रमुख है, पूंजीवाद का उन्मूलन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष संबंधी अंतर। वर्ग संघर्ष मार्क्स के अनुसार आर्थिक परिवर्तन का एकमात्र साधन है। गांधी पूंजीवाद की बुराइयों के प्रतिकार के लिए वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य, हृदय परिवर्तन, अहिंसात्मक सत्याग्रह व प्रन्यासीता के सिद्धांतों को अपनाने पर बल देते हैं। आर्थिक व सामाजिक क्रांति की गांधीवादी रूपरेखा में वर्ग द्वेष, वर्गों के मध्य घृणा या वर्ग संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। मार्क्स उत्पादन की केंद्रीकृत प्रणाली और विकसित मशीनों को तकनीक पर आधारित औद्योगिक व्यवस्था के पक्षधर हैं। इसके विपरीत गांधी यंत्रों के अनियंत्रित विकास और अंधाधुंध औद्योगिकरण की मानव सभ्यता के लिए संकटपूर्ण मानते हैं। आर्थिक व्यवस्था की उनकी संकल्पना केंद्रीकृत लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित है। वे ऐसे उद्योगों के पक्ष में हैं जिनमें मशीनों का सीमित प्रयोग हो और यंत्र मानवीय श्रम को विस्थापित न करें। वे पूंजी आधारित उद्योगों की अपेक्षा श्रम आधारित उद्योगों के पक्ष में हैं। मार्क्स उत्पादन की केंद्रीकृत प्रणाली का समर्थन करके उत्पादन वितरण के नियमन में राज्य को निर्णायक भूमिका प्रदान करते हैं। गांधी का आर्थिक प्रतिमान उत्पादन, उपयोग व वितरण के स्थानीयकरण पर आधारित है। इसमें आर्थिक विषयों के निर्णयों की शक्ति भी राज्य जैसे केंद्रीकृत संगठन में नहीं है, अपितु व्यक्ति या स्थानीय समुदायों में निहित होगी। नेक्स्ट लेते हैं श्रम और पूंजी संबंधी विचारों में अंतर। मार्क्स और गांधी दोनों ही उत्पादन प्रणाली में पूंजी की तुलना में श्रम की वरीयता को स्थापित करना चाहते हैं। मार्क्स का तर्क है कि श्रम ही वास्तव में वस्तुओं के मूल्य के सृजन का कारण होता है। श्रम की प्रतिष्ठा का तर्क प्रस्तुत करते हुए मार्क्स उत्पादन की प्रणाली में पूंजी की निर्णायक भूमिका का निषेध नहीं करते। वे पूंजी के स्वामित्व और प्रबंधन की प्रणाली में रूपांतरण करके पूंजी के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से उसकी शोषणकारी प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। पूंजी की तुलना में श्रम को सर्वोच्चता प्रदान करने का गांधी जी का आग्रह मार्क्स की तुलना में अधिक क्रांतिकारी है। गांधी जी वस्तुतः उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी की तुलना में श्रम को ही वरीयता प्रदान करना चाहते हैं। विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली का उनका सुझाव उत्पादन संबंधों में पूंजी की अपेक्षा श्रम की निर्णायक महत्ता को प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि वे इसके माध्यम से उत्पादन के एक घटक के रूप में पूंजी को विस्थापित कर देना चाहते हैं और उसका स्थान श्रम को ही देते हैं। नेक्स्ट है राज्य संबंधी अंतर। मार्क्स और गांधी दोनों ही राज्य का उन्मूलन चाहते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग आधारित संगठन है जिसका उद्देश्य उस वर्ग के हितों का पोषण करना है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो। मार्क्स की कल्पना है कि पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष के श्रमिकों की निर्णायक विजय के पश्चात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और राज्य पूंजीवाद के तंतुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का उपकरण बनेगा। पूंजीवादी वर्ग का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात समाज में विभिन्न वर्ग नहीं रहेंगे, अतः राज्य का भी औचित्य नहीं रहेगा और वह समाप्त हो जाएगा। गांधी जी राज्य का विशेष मुख्यतः नैतिक आधार पर करते हैं। उनका तर्क है कि राज्य दमन और संगठित हिंसा का प्रतीक है। इस प्रकार व्यक्ति पर बाध्यकारी नियंत्रण आरोपित करके वह व्यक्ति की अंतरात्मा और नैतिक सद्गुणों का हनन करता है। गांधी जी स्वीकार करते हैं कि राज्य का अस्तित्व तब तक उचित है
जब तक व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप में हिंसा विद्यमान है, क्योंकि जिस सीमा तक व्यक्ति का आचरण हिंसक है उस सीमा तक उसके आचरण पर बाहरी नियंत्रण भी उचित है। इस प्रकार गांधी जी यह अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करके उसके आचरण को धीरे धीरे अहिंसा की पूर्णतः तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। नेक्स्ट है धर्म संबंधी विचार। मार्क्स धर्म को जनता को अफीम की संज्ञा देते हैं। उनके मत में धर्म जनता को भाग्यवादी बनाते हैं और उसे उन भौतिक परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करने से विरत करता है जो कि उसकी दुर्दशा का मुख्य कारण है। गांधी धर्म को व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं। उनके मत में धर्म नैतिकता, पवित्रता, उच्चतर प्रयोजन, मानवीय मूल्यों और न्यायनिष्ठ और आदर्श व्यवस्था का आधार बन सकता है। उनका मत है कि धर्म विहीन व्यक्तिगत आचरण व्यक्ति और स्वार्थी और आत्म केंद्रित बना देगा। धर्म विहीन राजनीतिक सत्ता के लिए वर्ग विहीन होड़ आ जाएगी। धर्म विहीन समाज असमानता और झूठे और आडंबरों के भार से दब जाएगा तथा धर्महीन अर्थव्यवस्था शोषण और आर्थिक अन्याय को जन्म देगी। इस प्रकार मार्क्स के लिए धर्म क्रांति के मार्गों से में बाधा है, जबकि गांधी जी के लिए व्यक्ति की धार्मिक चेतना क्रांति की मुख्य प्रेरक शक्ति है। नेक्स्ट है आर्थिक घटकों की प्रमुखता। मार्क्स के लिए आर्थिक कारक ही सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणाली के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। मार्क्स ऐतिहासिक दृष्टि से तो आर्थिक कारणों की महत्ता को स्वीकारते ही हैं, आदर्श व्यवस्था के प्रतिपादन में भी वे आर्थिक कारकों को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। गांधी इस तथ्य को तो स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में मनुष्य के जीवन में आर्थिक और भौतिक कारकों ने महत्व प्राप्त कर लिया है, पर वे इस परिस्थिति को विडंबनापूर्ण मानते हैं और एक ऐसी आदर्श स्थिति की प्रस्थापना करते हैं जिसमें आर्थिक और भौतिक कारकों का महत्व कम हो जाए और व्यक्ति जीवन की उच्चतर नैतिक प्रयोजनों के प्रति समर्पित हो जाए। मार्क्स भौतिक साधनों के लोगों के मध्य समान वितरण द्वारा तनावों और संघर्षों की समाप्ति का सुझाव देते हैं। गांधी व्यक्ति के भौतिकवादी दृष्टिकोण का निषेध करके व्यक्ति से असद्य, अपिग्रह, अस्वाद आदि प्रवृत्तियों के विकास के द्वारा भौतिकवादी, स्वार्थपरक और जीवन पद्धति से मुक्त करके सादा जीवन के प्रति प्रेरित करते हैं तथा समाज में संघर्षों, असमानता और तनाव का स्थायी निराकरण करना चाहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्स और गांधी के चिंतन में के मध्य कुछ असमानताएं और कुछ समानताएं दोनों ही हैं। दोनों के दृष्टिकोण में केवल साधनों की भिन्नता नहीं है, वस्तुतः दोनों के चिंतन की मूल आस्था, लक्ष्य तथा पद्धति मौलिक रूप से भिन्न है। नेक्स्ट लेते हैं इसका मूल्यांकन। गांधी जी का दर्शन राजनीतिक चिंतन का एक विलक्षण प्रयोग है। आत्मिक प्रेरणाओं को और सांस्कृतिक तत्वों को विलक्षण समन्वय के संबंध के द्वारा गांधी जी ने राजनीतिक दर्शन को एक ऐसा नवीन आयाम प्रदान कर दिया है। उसकी विचारधारा को राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को के परंपरागत वर्गीकरणों, व्यक्तिवाद या समष्टिवाद, उदारवाद या समाजवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद की परिधि में बांधना संभव नहीं है। यद्यपि गांधी जी ने किसी नवीन विचारधारा के प्रवर्तन का दावा नहीं किया, तथापि उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों पर विचार के लिए एक सर्वथा नवीन और मौलिक दृष्टि प्रदान की। गांधी जी के चिंतन में विचार और कर्म का अद्भुत समन्वय है। वे ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने अपने विचारकों को कर्म के स्तर पर उतारने का पूरा प्रयास किया और एक व्यापक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की। इस प्रकार गांधी जी एक आदर्शवादी ही नहीं, अपितु एक व्यवहारिकवादी भी है। आधुनिक जीवन में सत्य की महत्ता, अहिंसक साधनों की प्रयुक्ति आदि के प्रति उनके आग्रह तथा मशीनों और औद्योगिकरण के विरोध और विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था में उनके सुझाव आलोचकों को अव्यवहारिक या समय से पिछड़े हुए लग सकते हैं, किंतु उन्होंने स्वयं अपने विचारकों को
मतग्रही दृष्टिकोण से मुक्त करके उसे यथासंभव व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया। गांधी जी ने व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए भी समुदाय के हितों के प्रति व्यक्ति के निस्वार्थ समर्पण और उसके स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान की अनिवार्य शर्त का रूप में परिभाषित करके व्यक्ति और समाज के मध्य टकरावों की संभावना का भी निषेध कर दिया है। वर्ण व्यवस्था के समर्थन के प्रति उनके आग्रह की आलोचना यह कहकर की जाती है कि इससे माध्यम से वे हिंदू समाज में शूद्र वर्ग के प्रति शताब्दियों से किए जा रहे अन्याय को जारी रखे जाने का संस्थागत समर्थन करते हैं, किंतु वर्ण व्यवस्था के समर्थन में उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी नहीं है। वे ऐसे शास्त्रों का घोर विरोध करते हैं जो समाज में शूद्रों की हीन स्थिति का प्रतिपादन करते हैं। गांधी जी ने शारीरिक श्रम की अनिवार्यता के माध्यम से समाज में शूद्र वर्ण ही हीन स्थिति का समाधान किया। इस प्रकार उन्होंने वर्ण व्यवस्था में यह संशोधन प्रस्तावित किया कि प्रत्येक वर्ण व सदस्य शूद्र वर्ण के होने के लिए प्रस्तावित कार्य को संपन्न करेंगे ही। इस प्रकार सब व्यक्ति अन्य वर्ण का सदस्य होने के साथ साथ शूद्र तो होंगे ही। इस प्रकार सुझाव का व्यवहारिक अर्थ यह होगा कि एक पृथक वर्ण के रूप में शूद्र वर्ण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अन्य सामाजिक प्रश्नों जैसे समानता, स्त्रियों की स्थिति, सती प्रथा, अस्पृश्यता आदि पर भी गांधी जी के विचार प्रगतिशील है और वे एक न्यायनिष्ठ और समतापूर्ण समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी ने राजनीतिक व्यवस्था में आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक आग्रहों का समावेश करके राजनीति के सत्तालोलुप, स्वार्थपरक, शक्ति आधारित चरित्र को रूपांतरित करने का एक नवीन विकल्प प्रस्तुत किया। यह उनका एक विलक्षण कौशल है कि उन्होंने धर्म के व्यापक स्वरूप की भारतीय चिंतन परंपरा को पुनर्जीवित कर धर्म को संकीर्ण सांप्रदायिक आग्रहों की अपेक्षा शाश्वत नैतिक नियमों और सार्वभौमिक मानवता के रूप में परिभाषित किया। धर्म प्रधान राजनीति का उनका आदर्श राजनीति में सेवा की सर्वोच्च परिता और राजनीति के मानवतावादी पक्ष को प्रतिष्ठित करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।